एक हिल टॉप एक जगह थी, एक बड़ी सी पहाड़ी थी जिसमें ये लोग अपनी खुद की रस्सी फेंकते थे और उसके बाद उस पर चढ़ के उस हिल टॉप के ऊपर जाते थे और वहाँ इनका कम्युनिकेशन अपने पूर्वजों से होता था। ये पूर्वजों की उस डायमेंशन से वो कनेक्ट कर पाते थे, जिसको वो कहते हैं कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम। तो वैसे ही सुचेता की आवाज़ आती है, क्या बाबा मैं आपके साथ चल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बात से ही हॉरिफाइड हूँ कि मुझे डिल्यूजन है कि चित्त मेरा बेटा है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल तुम चल सकती हो, और मुझे तो लगता है कि विचेता और चित्त को भी हमको वहाँ लेके जाना चाहिए। यही फेयर होगा और इसी से हम एक कंक्लूजन पर, इस प्रॉब्लम की जड़ पर आ सकेंगे। और बहुत ही एक लंबी जर्नी लेके ये लोग बहुत डिफ़िकल्ट रास्ते से जाते हैं और जो बेस होता है हिल टॉप का नीचे, उस पे वो आके रुक जाते हैं। इस जगह को वो कहते थे पूर्वजों की पहाड़ी, एंसेस्टर्स क्लिफ। तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी मुश्किल जर्नी के बाद वो उस क्लिफ पे पहुंच जाते हैं, उसके बेस पे पहुंच जाते हैं उस पहाड़ी के, जिसको वो पूर्वजों की पहाड़ी कहते थे। और मेहतांग कम्युनिटी का हर मेंबर वहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली विज़िट करा करता था। और यूजुअली जो ये विज़िट्स होती थी टू कम्युनिकेट विद देयर एंसेस्टर्स, वो यूजुअली रात में होती थी, तो वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था। ये लोग जंगल के निवासी थे, तो वहाँ लाइट्स वगैरह का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं था और इनको आदत पड़ चुकी थी रात में ही उस क्लिफ पे जाने की। तो उन्होंने इस तरीके से इंतज़ाम किया हुआ था कि जो पहाड़ी के ऊपर था वहाँ पे एक हुक लगा रखा था कि वो वहाँ से नीचे से जब रोप फेंकते थे ऊपर, तो वो वहाँ अटक जाता था। उससे लूप करके जब वो अटका लेते थे तो उसको चेक करते थे कि हाँ ठीक है ये अटक गया है, उसके बाद फिर वो उस पर चढ़ जाते थे। इनके लिए रूटीन था। इस बार जब बाबा ने वो रोप एक हाथ में उन्होंने रोप पकड़ा होता, दूसरे हाथ से उन्होंने ऊपर फंदा जो डाला, तो वो फंदा तो चला गया, लेकिन ये वाले हाथ से, दूसरे हाथ से वो रोप भी उनके हाथ से चला गया। तो ये एज्यूम कर रहे थे वो कि चलो एक एंड तो उसका एंगेज हो गया है, अब जो दूसरा एंड है उसको अंधेरे में वो ऐसे करके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और 10 मिनट तक उनकी एफर्ट चलती रही कि दूसरा एंड रोप का कहाँ गया, कहीं तो होगा। 10 मिनट के बाद उनको एक रोप मिलता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉफ्ट था। मगर जब क्या कहते हैं, उन्होंने उसको चेक किया, ऐसे ऐसे करके चेक किया कि हाँ भाई ये पक्का ऊपर से अटक चुका है और सेफ़ है, अब इस पर हम क्लाइंब कर सकते हैं, मगर स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा, वो जैसे ही ऊपर पहुँचे, सबसे पहले तो वो ऑब्वियसली थक गए थे, तो उन्होंने बहुत गहरी सांस ली। फिर उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो रोप को अटकाते थे वहाँ तो रोप था ही नहीं, रोप तो और आगे कहीं जा रहा था क्लिफ पे। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के रोप जाके अटका कहाँ है, ये रस्सी कहाँ जाके अटकी है, वो उस रस्सी को फॉलो करते हैं। और उस रस्सी को जब वो फॉलो करते हैं तो वहाँ पे उनको एक फिगर दिखाई देता है, जिसको देख के वो इमीडिएटली तुरंत समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये हनुमान जी हैं। और फिर वो समझते हैं कि अच्छा, जिस चीज़ से मैं चढ़ा था वो रस्सी नहीं थी, वो हनुमान जी की पूँछ थी। और ये हनुमान जी खुद हैं जो वहाँ उस क्लिफ के ऊपर आज बैठे हुए हैं। हनुमान जी के चेहरे के आसपास एक ग्लो था, एक स्फीयर सा ग्लो बना हुआ था, और उनकी प्रेजेंस से उस ग्लो से ही वहाँ पे एक रेडिश गोल्डन ग्लो बन रहा था, मतलब एक लाइट सी डेवलप हो रही थी उस पिच डार्क जगह पे। और वो क्लिफ के बिल्कुल बीच में बैठे हुए थे। और बाबा अब इससे ज़्यादा और क्या मांग सकते थे कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो इमॉर्टल गुरु हैं, उनके दर्शन उनको आज हुए हैं, जबकि वो इंसेस्टर्स से कम्युनिकेट करने आए थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनको हनुमान जी से मिलने का मौका मिला। और इनफैक्ट उनको उनके सारे पूर्वजों के जो गुरु हैं, द लॉर्ड हनुमान जी, उनको देखने का मौका मिला। वो एकदम ट्रांस में थे, उनका जबड़ा नीचे गिर गया, आंखें बड़ी हो गई, और वो बिल्कुल ऐसे करके कि ये हुआ क्या है। मतलब कुछ समय तक तो वो किसी चीज़ को एसिमिलेट करने में दिमाग में उनको वक्त लगा, क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में ही हो रहा है। थोड़ी देर में बाबा को अपना शरीर बिल्कुल ही महसूस होना बंद हो गया, और उनको ऐसा लगा कि वो एक छोटी सी लाइट है जो मिड एयर में फ्लोट कर रही है।
लेकिन हनुमान जी उनके शरीर को देख सकते थे, वो ऐसे ऐसे करके मतलब शिवर सी कर रही थी, और फिर वो सडनली लेटे और वो पूरी बॉडी उनकी ऐसे करके रोल करने लगी। उनके हनुमान जी के अराउंड पूरा चक्कर काट के वो उनकी बॉडी रोल करने लगी, जैसे कि कोई मौत लाइट का सर्कल लेती है, उसका चक्कर काटती है। ये कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक नश्वर शरीर, इंसान का शरीर, एक इमॉर्टल के अराउंड कैसे बिहेव करेगा, और ये उसके बिल्कुल हाथ की बात नहीं होती है। और कुछ मिनटों के बाद जब ये सब कुछ होने लगा और उनकी बॉडी का कंट्रोल उनके हाथ से जा चुका था, और जो इंसेन टाइप के मूवमेंट्स हो रहे थे वो थोड़े थमे, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक की तरह बिल्कुल ऐसे करके वो हाथ जोड़ के उनके नीचे सामने बिल्कुल ऐसे करके लेट गए, और उन्होंने पूरे उससे दंडवत होके हनुमान जी को प्रणाम किया, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान जी ऐसे करके झुकते हैं, उनसे ऐसे कहते हैं, खड़े हो जाओ बाबा, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। उसके बाद बाबा खड़े हो जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा संभालते हैं। इन द मीन वाइल सुचेता, विचेता और चित्त भी ऊपर पहुंच चुके होते हैं, और एक शांति सी छा जाती है। और बाबा ये सोचने लगते हैं कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जैसे ये जो सुचेता विचेता का एपिसोड हमारी कम्युनिटी में चल रहा था, तो मेरे ध्यान से ये कैसे निकल गया कि अब लॉर्ड हनुमान जी के आने का समय आ चुका है, और मैं इस बात को कैसे भूल गया। वहाँ हनुमान जी की प्रेजेंस में वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा लाइट महसूस कर रहे होते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब टन्स ऑफ जो कार्मिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनकी एकदम किसी ने ले ली हूँ। एकदम वो हल्के और शांत अपने आप को महसूस कर रहे थे उनके आगे। और ये जो एनलाइटनिंग फीलिंग थी, ये अब 41 ईयर्स के बाद उनको पहली बार महसूस हो रहा था, जब लास्ट हनुमान जी उनको छोड़ के गए थे। उसके बाद जब अब वो आए हैं, तो अब वो फीलिंग उनको वापस उसको वो याद कर पा रहे हैं जो वो महसूस कर रहे थे। ये एक एटर्नल प्रॉमिस है, ये एटर्नल प्रॉमिस है कि वो हमेशा 41 ईयर्स के बाद अपने डिसाइपल्स से आते हैं और कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्ट उनको गाइडेंस देते हैं, और ये एटर्नल प्रॉमिस वो हमेशा रखते हैं। और मेहतांग कम्युनिटी ने भी फिर उन्हें वादा दिया कि वो सारे उन रूल्स के हिसाब से ही जिएंगे जो उनको जनरेशन से उनके एंसेस्टर्स ने दिए हैं या लॉर्ड हनुमान ने उन्हें बताए हैं, ताकि हमेशा वो हनुमान जी के डिसाइपल बने रहें और उनकी कम्युनिटी हमेशा हनुमान जी के संरक्षण में आगे बढ़ती रहे। बाबा कहते हैं कि मॉर्टल्स की दुनिया में आपका स्वागत है देवा। और उन्होंने उस सेंस में कहा था कि जैसे कि कोई होस्ट अपने मेहमान को वेलकम करने के उसमें होता है, और एक ग्रैटिट्यूड के साथ उनको वो वेलकम कर रहे थे बाबा जी। मैं अपने कम्युनिटी के बिहाफ पे, अपनी पूरी की पूरी ट्राइब के बिहाफ पे, मेहतांग कम्युनिटी के बिहाफ पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, मगर मुझे तो लगता है कि तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। और एक गूंजती हुई भारी आवाज़ में हनुमान जी ने एक ब्रॉड सी स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल देते हुए इस बात को बोला, और बाबा समझ गए कि लेसन्स अब शुरू हो चुके हैं। हनुमान जी ने पहले ही लेसन देना शुरू कर दिया है। और सच तो यही है कि ऑस्टेरिटीज़ उन्होंने कलेक्ट करी थी, उसके ही बल पर वो हनुमान जी को अब देख पा रहे थे, जो उन्होंने लास्ट 41 ईयर्स में जिस तरीके का जीवन बिताया था और जिस तरीके की अच्छे कर्म इकट्ठे किए थे, ये उसी का प्रसाद था कि वो लॉर्ड हनुमान को अब देख पा रहे थे। और जिसने इस रास्ते को नहीं चला है, वो चाहे हनुमान जी के एकदम सामने ही क्यों नहीं खड़े हों, वो फिर भी उनको नहीं देख सकते। तो बाबा कहते हैं, सच बात है देवा, हम ही आपके पास आए हैं। किसी भी तरह से मैं सोचता हूँ, मैं यहाँ इस पहाड़ी पे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए आया था,
जो कि चित्त एक जो बच्चा है उसके थ्रू स्टार्ट हुई। ये उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हनुमान कहते हैं कि लेकिन चित्त तो खुश है ना, तुम्हें नहीं लगता? और फिर हनुमान जी विजेता की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि चित्त तो एकदम ही खुश था अपनी माँ की गोद में। तो वो कहते हैं कि देखो ना, अपनी माँ की गोद में वो कितना खुश है। चित्त विजेता की गोद में चित्त कितना खुश है। बट बाबा कहते हैं लेकिन देवा, सुचेता ही उसकी असली माँ है। एटलीस्ट हमने ये चीज़ देखी है कि सुचेता ने ही चित्त को जन्म दिया है। लेकिन फिर हनुमान जी कहते हैं लेकिन ये हम चित्त के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चित्त खुद जानता है, वो बच्चा खुद जानता है कि उसकी माँ कौन है और वो किसके साथ खुश है। ये बच्चे का वो है कि वो अपनी माँ को चुने। ये चित्त ही डिसाइड करेगा कि उसकी खुशी किसके साथ है और कौन उसकी माँ है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये तो एक छोटा बच्चा है देवा, इसका निर्णय हम एक छोटे बच्चे के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं। और वो बच्चा इजीली किसी भी डेल्यूजन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और किसी भी जादू का शिकार हो सकता है। हनुमान जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, बस एक छोटा बच्चा। और पीछे से उनकी टेल ऐसे करके यूं करके लहराती है ये कहते हुए। फिर वो कहते हैं देखो मेरी पूँछ को देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो मेरी पूँछ है जिस पे चढ़ के तुम ऊपर इस पहाड़ी पर आए हो, तुमको उठाने के लिए और ऊपर लाने के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है? तो बाबा समझ जाते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए देवा, मतलब छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप काम ना कर सकें या आप छोटे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो पूँछ छोटी है, लेकिन तुम मेरी पूँछ पे चढ़ के ऊपर पहाड़ी पे चले आए और अब तुम कह रहे हो कि ये छोटा बच्चा है और अपनी माँ का निर्णय नहीं ले सकता। तो फिर बाबा क्षमा मांगते हैं क्योंकि अब लेसन्स तो शुरू हो चुके थे। और बाबा अपने मन में सोचते हैं कि मैं कितना इग्नोरेंट हूँ, मैंने कैसे बिहेव कर रहा हूँ मैं हनुमान जी के सामने। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि ये छोटा बच्चा नहीं है, इसकी जो आत्मा है उसने बहुत सारे जन्म लिए हैं और बहुत सारे मरण देखे हैं और ये उतना ही पुरानी सोल है जितनी इस पहाड़ी पे बैठा कोई भी और है, और इसका अनुभव किसी से भी कम नहीं है। और ये वो कहना पूरा करते उससे ही पहले चित्त की खूब ज़ोर से हंसने की, एक बच्चे के खूब ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। उसको उन्होंने कहा कि हिस्टेरिकल गिगल्स थी और चित्त की जो आंखें थीं वो लॉर्ड हनुमान की पूँछ को देख के ऐसे ऐसे उसको फॉलो कर रही थी। और फनीली वो जो टेल्स जो हनुमान जी की जो पूँछ थी वो भी अपने आप को बड़ा कर रही थी, छोटा कर रही थी, तो वो उसको देख के हंस रहा था। और हनुमान जी खुद इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा हंसने लगे। तो धीरे धीरे ये जो चित्त की हंसी थी और इन गिगल्स का थोड़ा सा हिस्टेरिकल एस्पेक्ट जो छोटा सा था वो बढ़ता चला गया। और वो हिस्टेरिकल गिगल्स एक मीनिंगफुल लैंग्वेज में, एक बच्चे की गिगल्स जो थी, हंसने की जो खनखनाहट जैसी आवाज़ जो बच्चे की आती है, वो एक पूरी भाषा में बदल गई। और सरप्राइजिंगली उस भाषा को वहाँ बैठे हुए सभी लोग समझ पा रहे थे। ये चैप्टर मैं इस एपिसोड में आधा ही कवर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है और हम इसका कॉन्सेप्ट खो देंगे, इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि मैं इसका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का दूँ। और इसका आगे भी ये इस चैप्टर में और लंबी कहानी चलेगी जहाँ पे चित्त अपनी पास्ट लाइफ की कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि क्या कन्फ्यूजन है और ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है और वो क्यों इस तरीके की सिचुएशन यहाँ डेवलप हुई है। ये चित्त खुद अपनी गिगल्स वाली बच्चों की खनखनाती हुई आवाज़ में एक मीनिंगफुल लैंग्वेज बन जाती है जिसमें वो ये सारी कहानी सब लोगों को जो उस क्लिफ पे, उस पहाड़ी पे बैठे हुए थे, उनको नरेट करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगे और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हो जाइए। उसी के साथ टेक केयर एंड बाय।